ठीक है, बहुत से लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे, बहुत सारे, कि हमारे स्पाउस का है क्या, हमारे स्पाउस का है क्या। नहीं 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 नहीं, देखिए पहली बात तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लंट हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। ठीक है, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं मुझसे, वो पर्सनल लेवल पे मैं उन्हें नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानते, राइट। वो रेफरेंस से ऐड हुए हैं, ठीक है, और उन उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और अगर मुझे कुछ ऐसा दिखता है तो मैं बोल देती हूँ, क्योंकि एक रीज़न है कि इसकी रेमेडीज़ वगैरह होती हैं। जैसे कि बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है D1 D9 D7, कंटिन्यू ये चीज़ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, स्पेसिफिक प्लेसमेंट है इन सब चीज़ों की, तो वो हम उसका रेमेडी वगैरह बता देते हैं। रेमेडी से इसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं होती अगेन इधर से इधर, क्योंकि मैं झूठी फॉल्स होप्स नहीं देती, ठीक है। मैं ऐसी चीज़ नहीं बोलती कि बस ये कर लिया तो ये चीज़ तो बिल्कुल सही हो जाएगी। कुछ चीज़ें सही नहीं होती, बस हाँ उसकी इंटेंसिटी हम इधर से इधर कर सकते हैं, थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बता देती हूँ कि अपन इतनी रेमेडी करवा सकते हैं, इस तरीके से अलाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए राहु की वजह से मल्टीपल अफेयर्स हो रहे हैं, कुछ प्लेसमेंट्स ऐसे आ गए, ठीक है, नीच हो गया, 7th लॉर्ड राहु से इन्वॉल्व हो गया, D1 में भी, D9 में भी, D7 में भी, ठीक है। तो इस तरह की जब चीज़ें आती हैं, और 6 8 12 का प्लेसमेंट है, मैंने बताया था, उधर ये सारे बैठ गए हैं, तो वहाँ से प्रॉब्लम आएगी। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो इसका एक और उपचार है, सबसे बढ़िया उपचार है, केतु को स्ट्रॉन्ग करो ना। हम लोग केतु से इतना डरते क्यों हैं? हम क्यों केतु को स्ट्रॉन्ग करना नहीं चाहते? हम क्यों चीज़ों को लेट गो करना नहीं चाहते? जिस दिन आप चीज़ों को लेट गो करना सीख जाओगे ना, छोड़ना सीख जाओगे, संतुष्ट होना सीख जाओगे, जो मिला है उसमें खुश, कुछ नहीं चल पा रहा उसमें खुश, जो चीज़ें मिली हैं उसमें ही बसर करना, ज़्यादा इच्छा नहीं रखना किसी भी चीज़ को लेकर। जब हम अपनी इच्छाओं को कम करने लगेंगे तो पता है कौन सा ग्रह स्ट्रांग होगा? केतु। और राहु तो फिर अब 7th लॉर्ड के साथ, 7th लॉर्ड नीच के बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, ठीक है, 6th 8 12 में बैठे हैं, उसके सामने ही तो केतु होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि राहु क्या कहते हैं 6th हाउस में बैठे हैं या 8th हाउस में बैठे हैं नीच होके, वो 7th लॉर्ड के साथ, 7th लॉर्ड नीच होके बैठे हैं राहु के साथ, तो केतु कहीं 4th हाउस में बैठ जाएंगे। नहीं, अगर वो 8 में है तो वो कहाँ पे जाएंगे? वो 2nd में जाएंगे, आमने सामने रहते हैं ना राहु केतु। तो आपको क्या करना है? आपको केतु को स्ट्रॉन्ग करना है। मैंने रेमेडी बता दी, बाकी सारी रेमेडी तो अलग है, सबसे बेस्ट रेमेडी है केतु को स्ट्रॉन्ग करो। तो बहुत से लोगों की प्रॉब्लम आती है कि केतु हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ये बंदा तो मोह माया में पड़ा हुआ है, इसको तो ऊपरी ऊपरी चीज़ें दिखती हैं। छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत होती है, ठीक है। केतु पेट्स को गवर्न करते, घर में एक पेट्स ले आओ और उस व्यक्ति से बोलो कि वो उसकी सेवा करे। एक रेमेडी ये है। दूसरी चीज़ उससे बोलो छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना सीखे, क्योंकि देखो यार, व्यक्ति का जैसे कि अगर ये प्लेसमेंट भी है ना, अगर मान लो ये प्लेसमेंट होने के बाद बता रही हूँ, कई लोगों का अफेयर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके चार्ट में ये होने के बाद बता रही हूँ, केतु स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठे हैं, केतु बहुत स्ट्रॉन्ग है, नहीं होगा। ये प्लेसमेंट होने के बाद भी नहीं होगा अगर केतु उसका स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि केतु बोलता है जाने दो यार, छोड़ो, क्या मतलब है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, जाने दो। सन्यासी है ना केतु, तो उन्हें भोग माया से, मोह माया से कोई लेना देना ही नहीं है। अब कोई अप्सरा ही आके उतर जाए धरती पे, केतु को लेना देना नहीं है अप्सरा से। तो जब केतु स्ट्रांग होते हैं तो ऐसा व्यक्ति भोग माया से, मोह माया से दूर चला जाता है। तो उसके सामने स्वयं इंद्राणी भी आएंगी ना नृत्य करने, तो वो हिलने नहीं वाला। तो ये होता है केतु की खूबी। अगर केतु चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो केतु के आगे तो हर कोई झुक जाता है, केतु किसी को भी झुका सकता है। हमने देखा है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन साधु सन्यासियों के आगे झुकते हैं, बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, सन्यासी के आगे सब झुकते हैं। असली सन्यासी के आगे तो स्वतः ही इंसान का सर झुक जाता है। वास्तव में कोई सन्यासी होगा उसके आगे झुक जाएगा, क्योंकि ये है केतु की पावर। क्योंकि उसको भय नहीं है ना, कुछ खोने का नहीं, कुछ पाने का नहीं।
कुछ लेने का नहीं, कुछ देने का नहीं। तो ऐसा व्यक्ति अगर केतु उसके चार्ट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल प्लेनेट बन के बैठा हुआ है तो ऐसा जातक सारी चीज़ों को छोड़ के रखेगा। कोई मतलब है ना, कोई चीज़ मिल रही है ठीक है मिल गई, नहीं मिल रही है ठीक है नहीं मिली। तो जिसके चार्ट में व्यभिचार का योग होगा, अगर योग बन रहा है लेकिन केतु इन्फ्लुएंशियल होके बैठ गए, अब क्या होगा? अब सामने से कोई आ भी रहा है तो मुंह फेर के बैठ गए, हमें क्या लेना देना। तो ये है केतु की स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। तो पता है क्या होता है, उसके लिए क्या किया जाता है, केतु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे यहाँ कान छेदन होता था, आजकल लोगों ने बंद कर दिया। खास तौर से लड़कियों का तो तब भी करवा देते हैं, ठीक है, सर्जरी के लिए भी होता है कि दोबारा सर्जरी ना हो या फिर मानसिक स्थिति बैलेंस बनी रहे, ठीक है। उसका एक हिडन तरीका भी बताती हूँ। एक और चीज़ है, आपको कान छेदन जरूर करवाना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर पुरुष को कान छेदन जरूर करवाना चाहिए। उसका कारण मैं बता देती हूँ, उससे केतु स्ट्रांग होता है। और जिसका राहु बहुत खराब कर रहा हो तो उसकी नाक अंदर से छिदवा दो। पुरुष है, उसको सामने से छिदवाने में प्रॉब्लम हो रही है, अंदर से छिदवा दो, चांदी डलवा दो, बुध इलाज कर देंगे। क्योंकि राहु का इलाज कोई कर सकता है तो या तो वो बुध कर सकते हैं या तो वो केतु कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। राहु बुध को नहीं खाता, बुध राहु को पूरा खा सकता है, पूरा खा जाएगा राहु को। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो हमारे जो 7 प्लेनेट्स हैं उनमें से 6 प्लेनेट्स को खा लेता है। ये सूर्य, शनि, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, सबको खा लेगा राहु। एक प्लेनेट ऐसा है जिसे राहु नहीं खा सकता, कौन है? बुध। बहुत से लोग बोलते हैं राहु की बुध के साथ मित्रता है। जी नहीं, राहु के पास सर है, इसलिए उसके पास इतनी थोड़ी सी बुद्धिमता है कि बुद्धि के देवता से पंगे नहीं लेने। नहीं तो वो जो सर है उसका, वो वही उसका काम का है, वो भी नहीं बचेगा। क्योंकि बुध का पता है एक नेचर है, बुध का कैसा नेचर है, बुध रेप्लिका बनाने में एक्सपर्ट है। बुध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कारक है, कंप्यूटर का कारक है। आज जो कंप्यूटर देखते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हैं। कुछ लोग राहु से भी कनेक्ट करते हैं। राहु इलेक्ट्रिसिटी का कारक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे उसके अंदर वो राहु गवर्न करेंगे। जो नेगेटिव चीज़ होंगी उसके अंदर वो राहु गवर्न करेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव होंगी, कैलकुलेशंस होंगी, जो चीज़ें होंगी कहीं ना कहीं वो बुध से आ रही है। राहु का सोर्स भी जो बुद्धि है वो बुध से ही आ रही है। तो राहु जितना सोचेंगे उससे समझ लो किस लेवल का बुध सोचेंगे। तो ऐसा बोलते हैं कि राहु बुध को नहीं खा सकते, लेकिन बुध पूरा निगल जाए राहु को। ये फैक्ट है, क्योंकि बुध जो है रेप्लिका बनाते हैं। जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह की बिल्कुल जेरोक्स कॉपी, अपन जैसे फोटो कॉपी निकालते हैं ना, ठीक है, अपन ने एक पूरा पेज है उसकी फोटो कॉपी निकाली, वो काम करते हैं बुध, फोटो कॉपी। जिस हाउस में बैठेंगे, मान लीजिए, ध्यान से समझना, बुध बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में सूर्य के साथ, जिनके भी चार्ट में हो वो ध्यान दें। बुध फर्स्ट हाउस में सूर्य के साथ बैठे हैं और कोई तीसरा प्लैनेट नहीं है, सिर्फ बुध और सूर्य बैठे हैं। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे बुध और सूर्य बैठे हैं? नहीं, यहाँ पे बुध सूर्य और एक आर्टिफिशियल सूर्य बैठा है। कैसे? क्योंकि बुध सूर्य की एक रेप्लिका बनाएंगे, बिल्कुल डिट्टो, पूरा डिटेल काम करते हैं ना बुध, पूरी हूबहू कॉपी। आप पहचान नहीं पाओगे, वो आपको दिखेगी नहीं, अदृश्य रेप्लिका बनेगी और वो बिल्कुल सूर्य जैसी होगी, डिट्टो। जैसा जैसा सूर्य बैठे वैसे वैसे काम। अब यहाँ पे मान लीजिए किसी का मेष लग्न है, तो मेष लग्न में बुध मंगल के क्या हैं? मित्र हैं? नहीं, शत्रु हैं। सूर्य क्या है? उच्च के हैं, पावरफुल हैं और मित्र हैं मेष लगन वालों के। लेकिन बुध है क्या? नहीं है। तो अब क्या होगा? अब ये होगा, स्टार्टिंग में जब बुध बालक होते हैं ना, इसलिए बोला गया है कि बुध की खुद की क्वालिटी नहीं है, इनको नापुंसक ग्रह बोला है। अब कुछ लोग पता है नापुंसक का क्या मतलब निकालते हैं? कुछ लोग ये मतलब निकालते हैं नापुंसक का कि बुध नापुंसक होंगे।
वो ग्रह हैं भाई, प्लेनेट हैं, यूनिवर्स में दिख रहे हैं, टेलीस्कोप लेके देखो वो हैं, राइट। तो ना पुंसक प्लेनेट कैसे, कुछ सर पर मिल रहा है? कभी इस बारे में सोचा है क्यों लिखा है नापुंसक उन्हें? एक्चुअली जब बुध की एनर्जी पाई गई, वो एनर्जी ऐसी थी कि इनकी खुद की क्वालिटी नहीं है। ये जिस हाउस में बैठेंगे, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे, उसकी तरह बिहेव करने लगते हैं। इसलिए इनका खुद का तो कुछ है नहीं। इनका जो खुद का एक ही चीज है वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस है इनके पास, बाकी वो भी प्योर इंटेलिजेंस, शुद्ध। अब वो इम्प्योरिटी के साथ मिलेगी तो खराब इंटेलिजेंस हो जाएगी, प्योरिटी के साथ मिलेगी तो प्योर इंटेलिजेंस हो जाएगी, अच्छी इंटेलिजेंस के साथ मिलेगी तो अच्छी इंटेलिजेंस हो जाएगी, खराब इंटेलिजेंस के साथ मिलेगी तो खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे सूर्य उच्च के हैं। अब कुछ महारथी ज्योतिष के ये अनुमान लगाते हैं कि बुध लगन में है, कारक है, सूर्य मेष लगन में बैठे हैं, उच्च के होके बैठे हैं, कारक है, रिजल्ट तो बढ़िया बेहतरीन मिलेंगे। बुध अगर, समझना मेरी बात, बुध अगर मेष लगन के फर्स्ट हाउस में बैठे हैं सूर्य के साथ, वो सूर्य की रेप्लिका बनाएंगे। सूर्य जितने पावरफुल हैं बिल्कुल वैसी हूबहू कॉपी। आप बता नहीं सकोगे असली सूर्य कौन सा है, क्योंकि रिजल्ट जब आएंगे ना तो समझ नहीं आएगा कि इतने इंटेंस रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, एक्सट्रीमली इंटेंस रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, अच्छे या बुरे। अब अच्छे बुरे कैसे होंगे, मेष लगन का ही बता रही हूँ। ये अच्छे भी हो सकते हैं, ये खराब भी हो सकते हैं। अब ये अच्छे बुरे कैसे होंगे वो मैं समझा देती हूँ। बुध ने बिल्कुल डिट्टो कॉपी बना ली सूर्य देव की, हूबहू एक कॉपी बनाई, रेप्लिका बनाई, राइट। और बुध ने खुद का भी अस्तित्व रखा, सूर्य का भी बना लिया, और एक सूर्यदेव खुद बैठे हुए हैं। अब ये सामने वाले घर में दृष्टि डालेंगे। सामने वाला कौन सा, फर्स्ट हाउस से सेवंथ हाउस पड़ेगा ना, बिल्कुल सामने। स्पाउस का हाउस, पार्टनरशिप का हाउस, समाज का हाउस, जनता का हाउस, ये उसी चीज का हाउस है भाई। ये केवल पार्टनरशिप बिजनेस का हाउस नहीं है, ये स्पाउस का हाउस नहीं है, ये जनता का भी हाउस है। तो अब क्या होगा, इस जातक में जो कोर क्वालिटी जो सूर्य की थी, उच्च के सूर्य की क्वालिटी थी, उसमें प्राइड का नेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा सूर्य, मैंने एक बार वीडियो में बताया था, अच्छा सूर्य आत्मज्ञान देता है, अभिमान नहीं देते। अच्छे सूर्य कभी भी अभिमान नहीं देते, अहंकार नहीं देते। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अहंकार इस लेवल पे बढ़ेगा कि एक तो उच्च का सूर्य, ऊपर से रेप्लिका वाला दो सूर्य, और बुध। और बुध मल्टीप्लाई भी करते हैं। बुध को मैथमेटिक्स पसंद है, मैथमेटिक्स हम बोलते हैं ना, नॉर्मल मैथमेटिक्स पसंद है हमें, हम गणित लगाते हैं, गणित करते हैं, तो वो बुध से देखी जाती है। बहुत से लोग मानते हैं, और ये वास्तविकता है कि बुध को मैथमेटिक्स बहुत पसंद है। मैथमेटिक्स के कारक ग्रह हैं बुध। तो क्या लगता है वो किताबों में ही मैथमेटिक्स में रहते हैं। जिस हाउस में बैठेंगे, जिन ग्रहों के साथ बैठेंगे, उनकी क्वालिटी को या तो प्लस करेंगे, या माइनस करेंगे, या मल्टीप्लाई करेंगे, या भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, या स्क्वायर कर देंगे। और फिर इसका रिजल्ट आप इंटेंसिटी का समझ लो कि लग्न में सूर्य है और बुध अच्छे नहीं है। बुध तो मंगल से शत्रुता रखते हैं, बहुत भयंकर शत्रुता रखते हैं, इंटेलिजेंस लेवल पे मारते हैं, मतलब बुद्धि को ही खराब कर देते हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, बहुत गुस्सेलू स्वभाव का हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, अपनी चीज़ें खुद बिगाड़ लेता है, अहंकार में आके बिगाड़ता है, अपने रिलेशनशिप को बिगाड़ लेता है, वो अहंकार में बिगाड़ लेता है। उसका रीज़न मैंने बताया कि प्लैनेट्स कैसे काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि बुध और सूर्य बैठे हैं तो अब क्या होगा, उच्च का सूर्य है तो भैया आपको तो क्या कहते हैं, आप में तो लीडरशिप क्वालिटी होगी। ये लीडरशिप क्वालिटी पता है कैसी होगी, अहंकार से भरी हुई, मेरी ही सुनो, मेरे अलावा किसी की नहीं चलेगी। कोई आ गया ना तो तहस नहस कर देंगे। यहाँ पे बराबरी किसी से बर्दाश्त नहीं होगी, कोई दूसरा हमसे बराबरी नहीं कर सकता।
अगर बराबर बैठा तो हमें थोड़ा सा और ऊपर चाहिए। ये करते हैं बुध। इसीलिए बुध तो सूर्य को मित्र मानते हैं, लेकिन सूर्य बुध को मित्र नहीं मानते, वो न्यूट्रल है बुध के लिए। क्योंकि इस तरह की चीजें करते हैं कि मतलब रेप्लिका बनाते हैं, वो सिर्फ सूर्य की नहीं बनाते। अगर सूर्य के साथ यहाँ पे बृहस्पति भी बैठ जाते तो ये बृहस्पति की भी एक हूबहू रेप्लिका बना देते। और बृहस्पति के पास तो 3 दृष्टियां हैं। अब तो और भी गेम खतरनाक हो गया। कौन कौन सी है? 5th 7th 9th। 5वें हाउस को देखेंगे, 7th हाउस को देखेंगे, 9th हाउस को देखेंगे। भाग्य में जब भी भाग्य उदय होने की बारी आएगी, ये व्यक्ति है ना गुस्सा करके अपने भाग्य का ही सत्यानाश करेगा। बच्चे के मामले में ये इतना इंटेंस हो जाएगा कि बच्चे पे बिल्कुल है ना, कहते हैं ना, पढ़ने की कोशिश, उसको अपने अनुसार चलाने की कोशिश करेगा। वो होते हैं ना कुछ फादर होते हैं, हमारी चलेगी, हमारे आगे चलेगी नहीं, बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश, स्पाउस को कंट्रोल करने की कोशिश। तो यहाँ पे बृहस्पति का पॉजिटिव एस्पेक्ट कहाँ गया? कहीं धूमिल हो गया। पता है क्यों? बृहस्पति का एक पॉजिटिव, जो बृहस्पति है वो अपना तो एक्सपेक्ट देंगे, 5th में भी देंगे, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक और बृहस्पति बैठे रेप्लिका में, लेकिन ये रिजल्ट आएंगे कब? स्टार्टिंग में नहीं आएंगे। आपको स्टार्टिंग में सारे रिजल्ट बेस्ट मिलेंगे। ये रिजल्ट पता है कब आपको देखने को मिलेंगे? आफ्टर 32 ईयर्स के बाद। आपको बीच में दिखने लगने लग जाएंगे 20 साल की उम्र से आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन 32 के बाद तो ये बूम हो जाएगा। क्योंकि 32 वर्ष के बाद बुध पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं, सारे पासे निकाल के बैठते हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? बुध अच्छा करेंगे, हो सकता है बुध यहाँ पे अच्छा भी करने बैठे हो। कई बार ऐसा जरूरी थोड़ी ना मेष लगन में हमेशा खराब ही करेंगे। आप शनि और सिर्फ शुक्र की पोजीशन देख लेना एक बार। शुक्र अच्छे होकर बैठे हैं और शनि अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पे बुध का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। थोड़ा बहुत तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो थोड़ा सा लिहाज कर दे, अन्यथा 32 वर्ष के बाद ये त्राहिमाम बचा देंगे। ये चीज़ें आपको समाज में देखने को मिलती। देखो यार क्या होता है, हम थोड़े क्या होता है, मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, एलिट क्लास हैं, हम इधर तक की कुंडली देखते हैं। पता है आपको, गरीब बच्चे के घर में बच्चा पैदा हो रहा है, कई गरीब बच्चों की कुंडली में बुध सूर्य साथ में बैठे हैं, बृहस्पति भी साथ में बैठे हैं। इस हिसाब से तो बच्चे का जन्म गरीब परिवार में होना ही नहीं था। क्यों? तो वो चीज़ें हैं, थोड़ा सा समझो। ये सिर्फ एक प्लेसमेंट से मैं नहीं बता रही हूँ कि भाई एक प्लेसमेंट है तो आप इसी को मान लो, नहीं, बिल्कुल मानने की ज़रूरत नहीं है पूरी तरह से। लेकिन हाँ, ये कोर क्वालिटी है बुध की कि वो रेप्लिका तो वो बनाते ही हैं। जितने ग्रह बैठेंगे बुध के साथ, अगर 5 प्लैनेट बुध के साथ बैठे हैं, वो 5 प्लैनेट की रेप्लिका बनाएंगे सेम टाइम पे, सबकी एक एक। अब बुध के पास पता है क्या है? इनके पास नेगेटिविटी नहीं है, तो ये किसी प्लैनेट को अपनी नेगेटिविटी नहीं दे सकते। ये कैसे काम करेंगे? इनको ये आदेश पे काम करते हैं। या तो वो जिस प्लेनेट के साथ बैठे हैं उस प्लेनेट के अनुसार काम करेंगे स्टार्टिंग में, और बाद में पता है किसके अनुसार काम करेंगे? शनि और शुक्र के अनुसार, क्योंकि इनका संबंध त्रिकोण से बनता है। त्रिकोण के मित्र हैं शनि शुक्र इनके, तो ये बाद में शनि शुक्र के हिसाब से ही काम करेंगे। स्टार्टिंग में जरूर हो सकता है कि शनि शुक्र को छोड़ के बुध सूर्य और बृहस्पति के चक्करों में फंस जाएं। फंस नहीं जाते, वो तो उनका इंटेलिजेंस लेवल है। स्टार्टिंग में वो तैयारी करते हैं, बढ़िया पढ़ाई लिखाई होता है ना, रेप्लिका बनाना पूरी तरह से, तो उसको बढ़िया अच्छे बच्चे की तरह लर्न करते हैं, उसकी रेप्लिका बनाते हैं और फिर बाद में अपना रंग दिखा देते हैं। तो अगर शनि शुक्र आपके अच्छे हैं तो यहाँ पे आपके लिए प्लस पॉइंट है। इसीलिए मोस्टली बिलियनियर जो होते हैं वो शनि और शुक्र और बुध की लग्न वाले होते हैं। आप उठा के देख लो, आप उनका लग्न चंद्र मून जो साइन है आप चेक करिए। मून साइन तो आपको बिल्कुल उसी डेट का मिल जाएगा, आप चेक करिए। तुला, ठीक है, वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ, चंद्र राशि चेक करिए आप, कुछ ना कुछ कनेक्शन मिलेगा। क्योंकि बिलियनियर बनने के लिए शनि का
शनि का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बिना शनि के आप बिलियनियर तो बन ही नहीं सकते, किसी का बाप नहीं बना सकता। ठीक है, आपको नेता कोई ग्रह बना सकता है तो वो सूर्य बना सकते हैं, लेकिन सूर्य का संबंध क्या है? पॉलिटिक्स से है, राज्य सत्ता से है। ठीक है, शासन से है, प्रशासन से है, शासन प्रशासन, बिजनेस से नहीं है इतना। बृहस्पति आपको साइंटिस्ट बना सकते हैं, रिसर्चर बना सकते हैं। चंद्रमा आपको बहुत अच्छा कहते हैं शेफ बना सकते हैं, सिंगर बना सकते हैं। ठीक है, म्यूजिशियंस होते हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत तरह की चीज़ें बना सकते हैं। मंगल आपको ब्रिगेडियर बना दें। ठीक है, सेना में बड़ा अध्यक्ष बना दें, पावरफुल आदमी का वो बना दें, चीफ बना दें। ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं ये लोग। लेकिन जब बिलियनियर की बात आएगी, बिजनेस की बात आएगी, तो बिजनेस का कारक ग्रह बुध ही है। बुध के बिना नहीं बन सकते। और किस लेवल पे बनोगे? बुध अपनी ही क्वालिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर भी लगा देते हैं। कई बार स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, क्यू लगा देंगे, कुछ भी लगा सकते हैं वो, कॉर्ड लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं वो, और वो उस लेवल पे मल्टीप्लाई कर देगा। और किसी को जमीन पे ढासना है, गिराना है, तो पता है क्या करेंगे? उसको माइनस लगा के इंटू कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जिस लेवल पे उन्हें करना है। तो महर्षि पराशर ने बुध को सबसे भयानक, सबसे खतरनाक प्लेनेट बोला है। कोई नहीं है। हम बोलते हैं, आजकल के जो ज्योतिष हैं इंस्टाग्राम पे देखोगे, वो बात करते हैं राहु, केतु और शनि, इसके अलावा चौथा प्लेनेट ये मंगल उठा लेते हैं। बेचारे मंगल तो बहुत अच्छे ग्रह हैं, मंगल सुरक्षा देने वाले ग्रह हैं। आप मान के चलो आप सुरक्षित हो। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, किसकी वजह से? मंगल की वजह से, क्योंकि हमारी बॉर्डर पे सेना खड़ी हुई है। धरती पुत्र है मंगल, धरती की रक्षा करते हैं वो। भूमि सुत बोलते हैं ना मंगल को, भौम्य नाम है उनका असली। भूमि सुत मतलब भूमि के पुत्र, धरती माँ के पुत्र। हमारी पृथ्वी से ही अलग होके मंगल प्लेनेट बनाए ना। साइंस तो यही कहती है, एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है, हमारे पुराने शास्त्रों में भी यही लिखा है कि पृथ्वी से अलग होके मंगल बने हैं। तो मंगल घातक प्लेनेट नहीं है, राहु भी नहीं है। राहु के पास क्या है? राहु के पास नेगेटिविटी है। अब जिस प्लेनेट के साथ बैठेंगे अपनी नेगेटिविटी उसको दे देंगे, उसकी पॉजिटिविटी खुद ले लेंगे और उसकी क्वालिटी को एनहांस कर देंगे, चाहे वो अच्छी हो चाहे खराब हो। वो गुणा भाग नहीं लगाते। वो अगर कोई प्लेनेट लगाएगा वो बुध लगाएगा, और इस लेवल पे लगाते हैं वो कि उन्हें पकड़ना असंभव है। अच्छे अच्छे ज्योतिष नहीं पकड़ पाते, बहुत कम ज्योतिष हैं जो ये इसको पकड़ लेते हैं। उस लेवल का इंटेलिजेंस लेवल होना चाहिए, उस लेवल का आपको मून अच्छा प्लेसमेंट होना चाहिए, बृहस्पति अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे प्लेनेट में से कम आपके 9 ग्रह हैं, तो 9 में से 8 ग्रह आपके अच्छे होने चाहिए, तब जाके आप इसको पकड़ पाओगे। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, वो आपको, आप बस उससे ये पूछो मेरा बुध कैसा है, क्या ना कि तुम 1 महीने का समय ले लो, 6 महीने का समय ले लो, बस मुझे पक्का बताओ कि मेरा बुध कैसा है। और मैं आपको लिख के गारंटी दे रही हूँ, वो 6 महीने क्या 1 साल का भी समय लेंगे, वो आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये बुध क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दूसरे जिस प्लेनेट के साथ बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उसके अनुसार काम करने का तरीका बताएंगे कि हाँ वो इस राशि में बैठे हैं तो शायद ऐसे रिजल्ट देंगे। बुध के पास रिवर्स दृष्टि भी है। मान लीजिए बुध किसी का फर्स्ट हाउस में बैठा है, मैं फर्स्ट हाउस ही लूंगी हर बार, ठीक है। फर्स्ट हाउस में बुध बैठे हैं, आपको पता है फर्स्ट हाउस से 7th हाउस में दृष्टि डालती है। सारे प्लेनेट ऐसे ही दृष्टि डालते हैं, चाहे वो राहु केतु हो, शनि हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, सूर्य हो, मंगल हो।
लेकिन बुध एक ऐसे प्लेनेट है कि वो 7th हाउस में नहीं बैठे, उसके बाद भी 7th हाउस से वो 1st हाउस में दृष्टि डलवा लेंगे। पहले वो 7th हाउस में अपनी खुद की एक रेप्लिका फाउंड करेंगे अपनी दृष्टि से, और फिर वहां से अपनी एक और दृष्टि, क्योंकि रेप्लिका बनाते हैं ना, वो खुद की रेप्लिका बना के खुद ही दृष्टि डलवा दी। खुद को पावरफुल करना है, अगर थोड़े से वीक लग रहे हैं तो वो पावरफुल करेंगे खुद को। तो ये बहुत इंटरनल लेवल पे बताया मैंने, ये किसी भी आपको इंस्टाग्राम पे कहीं नहीं मिलेगा, ये यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। ये इतना कोर लेवल है कि मैं फिलोसफिकल वे में समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, उसे मैथमेटिकल लेवल पे भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वो क्या करने की कोशिश करते हैं लोगों के चार्ट में, सिर्फ बुध से सिर्फ 2 लगने के लोग बचे रहते हैं हमेशा, मिथुन और कन्या। ये कभी कभी शनि के और शुक्र के साथ भी खेला कर देते हैं स्टार्टिंग में, वो बात अलग है। 32 वर्ष के साथ तो फिर इनको इन्हीं के साथ मिलना है, तो फिर वो लाइन पे आते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये आपस में मित्र हैं, बुध शुक्र शनि। वो मित्र इसलिए हैं क्योंकि इनका त्रिकोण का संबंध है। जब भी किसी का भी चार्ट होगा, कैसी भी कुंडली होगी, इनकी राशियां बुध की, शुक्र की और शनि की हर बार त्रिकोण में ही आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये त्रिकोण में ना आए। तो इनकी आपस में बनती है, क्वालिटी भी मैच करती है, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। शनि के पास प्लस पॉइंट क्या है? उनके पास एक ही तो प्लस पॉइंट है, उनके पास बुध है। अभी नहीं, वो शनि तो वैसे भी प्रतीक्षा करते हैं, 36 ईयर्स के बाद प्रतीक्षा करते, तब तक बुध तो अपने हो ही जाते हैं तैयार, रेडी, हथियार लेकर कि आ जाओ अब देख लेते हैं किसको। बुध ही एक ऐसे ग्रह हैं जो बृहस्पति का सत्यानाश कर देते हैं। कितने ही अच्छे बृहस्पति हों, अगर बुध ने चाह लिया ना तो वो बर्बाद। क्यों? क्योंकि ज्ञान का अस्तित्व बुद्धि से है। मेरी बात समझना, ज्ञान तभी रहेगा जब बुद्धि सही है। जब बुद्धि सही नहीं है तो ज्ञान आप अर्न नहीं कर सकते, ठीक है, सस्टेन नहीं कर सकते, वो भूल जाओगे। आपने आज कुछ सीखा, आपकी बुद्धि सही नहीं है, आप भूल जाओगे। आप कुछ सीख रहे हो, आपने कुछ सीख लिया, कुछ लर्न कर लिया, आपको कुछ नॉलेज हो गया, लेकिन आप कितने टाइम तक उसको सहेज के रख सकते हो, संभाल के रख सकते हो, वो बुध डिसाइड करेगा। अभी मैंने आपसे कोई चीज़ बोली, कुछ देर बाद आप भूल गए, तो बुध बृहस्पति का कवाड़ कर रहे हैं, नॉलेज का कवाड़ कर रहे हैं। और बुध बड़े इंटेलिजेंट हैं, जब खुद की बारी आएगी तो ज्ञान वो पूरा लेते जाएंगे, रखते जाएंगे, स्टोर करते जाएंगे। क्योंकि कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, पूरा सर हमारा ये वाला जो सर है वो बुध गवर्न करते हैं, और कोई सा भी प्लेनेट इसको गवर्न नहीं करता। राहु का कुछ लोग बोलते हैं दादा राहु के भी लॉर्ड हैं, बुद्धि के देवता तो बुद्धि हैं, राहु तो असुर हैं, वो तो छाया ग्रह हैं, उनका कहाँ सर, वो तो छाया में है, लॉर्ड हैं वो। तो ये वाला जो हेड है, ये पूरा मस्तिष्क का जो एरिया है वो बुध, और यहीं पे अंजना और सहस्त्र चक्र होता है। हम गणपति जी की पूजा करते हैं ना, तो एक दांत टूटा हुआ है उनका। क्यों? क्योंकि अद्वैतवाद की शुरुआत होती है, यहाँ से ऊपर जाओगे, यहाँ है ना दांत, यहाँ से टूटेगा तो ये यहाँ पे अंजना चक्र है, तो यहाँ से शुरुआत होती है अद्वैतवाद की। फिर वहाँ पे सही गलत नहीं होता, धर्म अधर्म नहीं होता, मैं तुम नहीं होता, ठीक है, अर्थ अनर्थ नहीं होता, कुछ नहीं होता, शून्य की स्टेट हो जाती। तो ये अंजना है, ये सहस्त्र चक्र है, और इसको ही गवर्न करते हैं कौन? बुध। छोटे से हैं, बालक से। अब सूर्य के सामने देखोगे इतने से रखते हैं, इतने से पिद्दी से रखते हैं, पिद्दी से सूर्य के सामने, ये अस्तित्व है उनका, इसलिए उनको बालक बोला जाता है। नवीन ग्रह हैं, चंद्रमा जैसे दिखते हैं, इसलिए उनको चंद्रमा पुत्र कहा जाता है। वाइटिश थोड़ा सा कलर लिए हुए हैं, चंद्रमा जैसी सरफेस है उनकी।
दूर से देखोगे तो थोड़ा सा ग्रीनिश कलर आता है, इसलिए उनका हरा रंग है। बृहस्पति देखिए बहुत अच्छा, देखो यार ये चीज़ें तो हमारे पास पुराने हजारों साल पहले टेलीस्कोप नहीं थे, ये ऋषि मुनियों ने कैसे बता दिया कि बृहस्पति का रंग पीला है। अभी टेलीस्कोप से देखोगे बृहस्पति का रंग ये वाला कलर है। आज बृहस्पतिवार है तो मैंने ये पहना है, या मैं ये पहनती हूँ या पीला पहनती हूँ गुरुवार के दिन। क्यों? क्योंकि बृहस्पति का रंग है। अभी देखोगे आसमान में दिखेगा, शुक्र का वाइट है। अब जब शुक्र को आप देखोगे वाइटिश दिखते हैं वो। चंद्रमा का वाइट है, चंद्रमा को देखो थोड़े से वाइटिश दिखते हैं वो। सूर्य का जो कलर है वो वाइट बताया गया है शास्त्रों में। कुछ लोग उसको केसरी भी बोलते हैं, ठीक है, केसरी भी जस्टिफाई है, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी जब आती है तो वो टकराती है तो वो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, हमें कलर वैसा दिखता है, तो वो केसरी से भी संबोधित कर सकते हैं। मंगल का रंग, आप प्लेनेट देखो मंगल ग्रह का, लाल मिट्टी है, लाल रंग है, मंगल का रंग लाल है। ये सब पहले से ही बताया हुआ है। शनि थोड़े से डार्किश दिखते हैं, धुएं जैसे रंग के। शनि का रंग धुएं जैसा रंग बताया है शास्त्रों में। डार्क, अंधेरे में, बहुत दूर, कहीं दूर दराज। यही स्टोरी थी ना, सूर्यदेव से वो बहुत दूर चले गए थे, तो वो दूरी तो है सूर्यदेव से, पास कहाँ है। सूर्य से उनके बहुत सारे गुण नहीं मिलते, बहुत सारे गुण मिलते हैं। उनका डेली रूटीन, डिसिप्लिन सूर्य से मिलता है, लेकिन कुछ चीजें हैं नहीं मिलती, गुण नहीं मिलते। गुण कैसे? सूर्य गर्म है, आग का गोला है, शनि बिल्कुल बर्फ है, शनि पे बर्फ जमी रहती है, बर्फ, ठंडा प्लेनेट है काफी। और आप नासा की वेबसाइट पे जाइए, चेक कीजिए, यही क्वालिटी मिलेगी। और ये एस्ट्रोलॉजी में भी यही है। शनि क्या है? पानी के शत्रु हैं, मतलब चंद्रमा के शत्रु हैं। चंद्रमा मतलब पानी ना, तो पानी को जमाने का काम कौन करता है? ठंड। तो शनि ठंडे हैं तो पानी को जमा देते हैं, तो उनके पास इमोशन नहीं है, इमोशन को जमा देते हैं शनि। लॉजिक ये है। दूसरा लॉजिक है, शनि की रिंग क्या, पूरी रिंग में चंद्रमा भरे हुए हैं, बेचारे फंसे हुए हैं, तो इसलिए बोलते हैं चंद्रमा, शनि को चंद्रमा नहीं पसंद। ठीक है। सूर्य बुध को न्यूट्रल क्यों मानते हैं, बुध सूर्य को मित्र क्यों मानते हैं? क्योंकि बुध सूर्य के पास बैठे हुए हैं, वो भविष्य के राजा बनेंगे। क्योंकि अब बुध इतने गर्म प्लेनेट हैं, सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक क्लोज हैं वो। ठीक है, उनका एक साइड हमेशा गर्म रहता है, एक साइड हमेशा ठंडा रहता है। ठंडा है तो इतना ठंडा है जिसकी कोई हद नहीं, गर्म है तो इतना गर्म है जिसकी कोई हद नहीं। और ये आगे चल के सूर्य बन जाएंगे। बृहस्पति को अग्निपुत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि बृहस्पति के अंदर अग्नि तत्व बहुत ज्यादा है। हीलियम और हाइड्रोजन का तत्व जो है बृहस्पति में बहुत पाया जाता है। हाइड्रोजन, समझ रहे हो? हाइड्रोजन वाटर से मिलके बनता है हाइड्रोजन। तो बृहस्पति किसकी राशि में उच्च के होते हैं? चंद्रमा की, वाटर की। पूरा साइंस है भाई, बहुत सिंपल साइंस है। आपको बोलते हैं शनि बिलियनियर बनाने वाला प्लेनेट है। कैसे प्लेनेट है पता है? शनि पे सबसे ज्यादा हीरे, जो रत्न होते हैं ना, जो हम पृथ्वी पे एक रत्न मिल जाए तो पता नहीं कितने, हमें तो मिल जाए बस, हमारी तो लाइफ सेट हो जाए, ऐसे ना जाने कितने रत्नों की बारिश होती है। शनि पर भी होती है, बृहस्पति पे भी होती है, शुक्र पे भी होती है। इसलिए इन्हें वेल्थ का कारक ग्रह माना जाता है, और शनि पे तो एक्सट्रीम लेवल पे होती है। और क्या कहते हैं, आपने क्या बोला था कि शुक्र के बारे में भी बता देती हूँ। शुक्र का असली नाम जो है वो उष्ण है। उष्ण का मतलब पता है क्या, क्यों रखा था महर्षि भृगु ने? उनका नाम शुक्र थोड़ी ना रखा था। शुक्र तो वो भगवान शिव के अंदर रहे, उसके बाद निकले तब पड़ा है उनका नाम। उनका असली नाम उष्ण है। उष्ण का मतलब होता है जिसकी स्वतः की ऊर्जा हो, सुधा की रोशनी हो। मतलब शुक्र को खुद चमकने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो इतने चमकीले हैं और बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है। तो ये शुक्र की क्वालिटी है। हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजी पढ़ें,
तो हमें साइंस पता चलेगी, और हम साइंस पढ़ेंगे तो हमें एस्ट्रोलॉजी में ही घुसना है फिर बाद में, कुछ भी अलग नहीं है। और बहुत अच्छे से स्टोरी के फॉर्म में समझाया गया है, तो लोगों को, लोग पता क्या बोलूं, फिलॉसफी को वो समझ ही नहीं पाते, क्योंकि मन बुद्धि है ना। बात यह है कि शुक्र प्लेनेट की खोज महर्षि भृगु ने की थी, और बृहस्पति प्लेनेट की खोज जो है वो अंग ऋषि ने की थी। तो अंग ऋषि ने जब बृहस्पति की खोज की तो वो बृहस्पति पर ही रिसर्च किया करते थे। कहानी का तात्पर्य ये है एक्चुअली। और भृगु जो ऋषि थे, महर्षि थे, वो शुक्र पे करते थे। तो उन्होंने क्या काम करा कि उन्होंने अपने जो शुक्र प्लैनेट की क्वालिटी थी वो अंग ऋषि को दे दी होगी। तो अंग ऋषि ने शुक्र पे ज्यादा रिसर्च नहीं की, वो सिर्फ ध्यान देना चाहते थे बृहस्पति पे। तो इस तरह से आप समझिए, वो फिलॉसफी में समझाया स्टोरी में कि अंग ऋषि को वो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, तो वो डिस्क्रिमिनेशन ऐसे ही था शुक्र और बृहस्पति के साथ में, कि भाई शुक्र को इग्नोर कर दिया गया था बाद में। तो बोलते हैं कि शुक्र प्रकाशित हुए, ये हुआ वो हुआ, क्यों हुआ, शुक्र ने तपस्या करी, ये करा काशी में। तो उनकी वास्तविक जो रिसर्च मानी जाती है, आप समझो, शुक्र की सही रिसर्च जो हुई वो काशी में हुई। फिर आया समझ में? तो वो ऋषि मुनियों ने हमारे स्टोरी के फॉर्म में समझाया है। आप नहीं समझ पा रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। उनने तो क्लियर बोला है, वो डायरेक्टली उनने नहीं लिखा, क्योंकि क्या होता है कि स्टोरी के फॉर्म में समझना, याद करना बहुत आसान है। कहानी ये है, चंद्रमा को बुध का ही पुत्र क्यों बोला? क्योंकि वो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं भाई। कभी देखना टेलीस्कोप से, या फिर है ना थोड़ा फोटोज वगैरह निकाल के देखना, आपको पता चलेगा। ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, दोनों फास्ट मूविंग है, दिखने में सेम है, क्वालिटी सेम है, सरफेस एरिया दोनों का, सरफेस जो है ना वो बिल्कुल सेम मिलेगी आपको। तो आप थोड़ा सा रिसर्च करो, आपको पता चलेगा। आधी अधूरी जानकारी, और उसके बाद आप कहानियों में पढ़े हो, कहानियां जो हैं वो वास्तविक है, आप बस उसको समझ नहीं पा रहे हो। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, कुछ एस्ट्रोलॉजर समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैंने क्यों बोला कि खोज की? ऐसे बोलते ना, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फादर ऑफ न्यूट्रॉन, वो साइंटिस्ट के नाम है भाई। उनने उसको इन्वेंट नहीं किया, उसको खोजा है, फाउंड किया है, इसलिए उसको फादर लगा दिया जाता है। तो पुराने समय में भी यही था, पिता बोला जाता था। कि शुक्राचार्य के पिता कौन है? महर्षि भृगु। बृहस्पति के पिता कौन है? बृहस्पति के पिता कौन है? अंग ऋषि। चंद्रमा के पिता कौन है? अत्रि ऋषि हैं। अत्रि ऋषि ने चंद्रमा की खोज की है, अत्रि ऋषि ने ही बुध की खोज की है, क्योंकि अत्रि ऋषि ने बहुत ज्यादा डीप स्टडी की थी बुध पर और चंद्रमा पर। आप बहुत ज्यादा डीप में जाओगे आपको मिलेगा ये, आप नहीं जा रहे हो, ऊपर ऊपर पढ़ रहे हो, सिर्फ वो होता ना कहानी के तौर पे पढ़ लिया, दिमाग पे प्रोसेस ही नहीं करा, उसको बैठ कर सोचा ही नहीं इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा हाँ वो तो बुध को लेके घूमते रहे जंगलों में अत्रि ऋषि। वो एक्चुअली उसका मुद्दा ये था कि बुध पे उन्होंने अच्छी खासी रिसर्च की है, महर्षि अत्रि ने, और उसके अलावा उन्होंने चंद्रमा पे बहुत अच्छी रिसर्च की है। सबसे पहले उन्होंने चंद्रमा को फाउंड किया था, उसके बाद उन्होंने बुध को फाउंड किया है। तो ऐसे ही आपको पता लगाना है। महर्षि कश्यप ने सूर्य की खोज की है, उस पे उन्होंने स्टडी की है, और एक्सट्रीमली बहुत अच्छी स्टडी की है। कभी जानना हो तो मैं उनके पूरी चीज़ों को बताऊंगी कि किस तरीके की, इस लेवल की स्टडी की है, बिल्कुल वैदिक साइंस के हिसाब से भी और आज के साइंस के हिसाब से भी। और तथ्य चाहिए होंगे तो वो भी दे दूंगी, लेकिन आप जानना चाहो तो, अन्यथा मुझे नहीं पड़ी है कि आपको मतलब मैं आपका टाइम वेस्ट करूं।
तो क्या होता है कि लोग चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं। वो क्या होता है, उनको ये लगता है कि हाँ ये चीज़ है, ये है, ये है, ये स्टोरी है, ऐसा ही हुआ होगा। एक्चुअली उन्होंने स्टोरी के फॉर्म में डाला है, ठीक है। जो समझ सकते हैं, जो बुद्धिमान है, वो समझ लेंगे। जिसका ये चल नहीं पा रहा उसका आप कुछ किया नहीं जा सकता, राइट। और मैंने अगेन कहा बृहस्पति का अग्नि तत्व, क्योंकि अंदर से वो अग्नि का गोला ही है बृहस्पति। मंगल अग्नि का गोला है अंदर से, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। शनि पे बहुत ज्यादा वायु चलती है, वायु तत्व का उन पे असर है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम किस ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, अंदर से वो कैसा है, अंदर उसके बादलों के अंदर जाके वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, उस पर क्या क्या चल रहा है। अगर आप साइंस के हिसाब से भी समझोगे तो आप एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें समझ जाओगे। फिर आपने एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ी होंगी या कुछ नॉलेज होगी तो आप रिलेट कर जाओगे कि अरे ये तो साला पहले से लिखा है, ये तो पहले से महर्षि ऋषि मुनि। जब मैंने शुक्राचार्य की स्टोरी पढ़ी मेरा दिमाग घूम गया। मैंने बोला अरे ये स्टोरी ये नहीं है, ये स्टोरी ये है कि अंग ऋषि ने खोज करी थी बृहस्पति देव की, और महर्षि भृगु ने खोज की थी उष्ण की, जिसका नाम आगे चल के शुक्राचार्य पड़ा। अब ये बताने वाले लोगों को समझ में आए तो बताएं। बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन क्या होता है ना, जानकारों की बात कोई नहीं सुनता। किनकी बातें सुनी जाती हैं? जो बकवास करते हैं। अरे लिपस्टिक लगाइए आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, मेकअप कीजिए शुक्र अच्छा हो जाएगा, पति को पत्नी को गिफ्ट देना है आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, पत्नी पे बहुत पैसा खर्च करना है आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। इस तरह के वीडियोस लोगों को पसंद आते हैं। अभी इनसे शुक्र का बारे में पूरा पूछ लेंगे ना, डिटेल पूछ लेंगे, इनको कुछ नहीं पता। शुक्राचार्य मेकअप लगा के प्रसन्न होते हैं क्या? सीरियसली? मैंने तो नहीं लगाया मेकअप, तो क्या मेरा शुक्र खराब है? तो मतलब कुछ भी। तो इस तरह की जो चीज़ें आजकल मार्केट में चल रही है ना, इस इवन मूलांक को लेके बहुत चीज़ें चल रही हैं। मूलांक को लेके कैसी चीज़ें चल रही हैं? मूलांक 1 नंबर वाले ऐसे होते हैं, मूलांक 2 नंबर वाले वैसे होते हैं, मूलांक 3 नंबर वाले ऐसे होते हैं। हेलो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई मूलांक का संबंध ही नहीं है, मूलांक विदेशी है। आप ये क्यों नहीं बताते लोगों को? हमारे यहाँ तो तिथियाँ ही नहीं होती, मतलब तिथियाँ होती हैं, कैलेंडर नहीं होता। ये अंग्रेजी कैलेंडर तो बाद में आया है, ये बनाई अभी है। अंग्रेज आए थे भारत में, उसके बाद तो ये कैलेंडर बना है। इसके तो महीने तक फिक्स नहीं थे। तो ये इवन मैंने आपको एक दिखाया था, लाइव दिखाया था कि सूर्य 27 जनवरी को कैप्रिकॉर्न में थे उस दिन। और ये फॉरेन जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो होती है उसमें क्या बोलते हैं, जनवरी में जो पैदा होते हैं उनका जन्म कुंभ राशि का होता है, वो कुंभ राशि वाले होते हैं। मेरे स्नैपचैट में भी कुंभ राशि दिखा रहे, मेरे में कोई कुंभ राशि के गुण हैं। और पता नहीं वो कौन लोग हैं जो रिलेट कर पा रहे हैं। वो मूलांक को रिलेट कर लेते हैं। भाई मेरा 7 मूलांक है तो मैं तो ऐसे ही हूँ। भले चार्ट और कुंडली, जो कुंडली है उसमें केतु की धज्जियां उड़ी हुई हो, सूर्य की धज्जियां उड़ी हुई। 7 का संबंध सूर्य से है। 7 घोड़े होते हैं सूर्य के, 7 रंग होते हैं सूर्य के। सप्तमी तिथि को सूर्य देव का जन्म हुआ था, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बता रही हूं मैं। और ये जो देखते हैं कुंडली वगैरह, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही यहाँ पे, पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं, आई डोंट नो। या ये जानते नहीं है, या इनको समझ ही नहीं है, या फिर ये जानबूझ के कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो। हर महीने की सप्तमी तिथि, महीने में 2 बार सप्तमी तिथि आती है, उस दिन सूर्य देव की पूजा होती है। हमारे कई राज्यों में होती है, मैं खुद करती हूं, हमारे यहाँ होती है।
अब जिनके यहाँ होती नहीं है सूर्य देव की पूजा, अब उनके बारे में क्या ही बोलना। कुछ लोगों के यहाँ सूर्य देव की पूजा ही नहीं होती, तो अब वो एस्ट्रोलॉजी करके बता रहे हैं कि सूर्य का जो नंबर है वो 1 है मूलांक से। वास्तव में सूर्य का जो नंबर है वो 7 है। और यही सच है, आप उठा के देख लो, माघ शुक्ल पक्ष की माघ सप्तमी के दिन सूर्य देव का जन्मदिन आता है और जन्म उत्सव मनाया जाता है, उनका धूमधाम से मनाया जाता है। और जो नहीं मनाते वो तो महामूर्ख है। वो रूट से ही कटे हुए हैं, वो वैदिक पद्धति से ही कटे हुए हैं, वो कट गए हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता, उन्हें पता भी नहीं होगा। और ऐसे लोगों को ही ये लोग मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मैं बिल्कुल नहीं मानती कि ये एक्यूरेट होगी, क्योंकि बिल्कुल नहीं हो सकती। ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। सूर्य कैप्रिकॉर्न में बैठे हैं और राशि बता रहे हैं एक्यूरेस। कुंभ कैसे? कुछ भी चल रहा है। सूर्य का नंबर, सूर्य का सिंबल जो है वो 7 नंबर से है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, 7 तिथि से है। अगर तिथि को हम लेंगे, ठीक है, हम तिथि को लेंगे तो तिथि को कैसे लेंगे भाई? हम हिंदू तिथि को लेंगे ना, हम पंचांग को तिथि को लेंगे। जिस तिथि को हम जन्म लेंगे, जैसे भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को होता है, 8 तारीख को थोड़ी ना होता है, अष्टमी तिथि को होता है। भगवान श्री राम का जन्म कब होता है? 9वीं तिथि को होता है, 9वीं तिथि को ही होता है ना। फिर तो 9वीं तिथि किसी महीने में 12 मार्च को आ रही है, किसी को कभी क्या कहते हैं 3 अप्रैल को आ रही है, तो वो तो डेट अंग्रेजी कैलेंडर की बदल रही है, लेकिन तिथि तो वही है ना। तो अगर हम तिथि को भी लेते हैं तो हमारे पुराने जमाने में जो पंचांग होती थी उसकी तिथि को ही जन्मदिन माना जाता था। और सप्तमी तिथि सूर्य से संबंधित है पंचांग के हिसाब से। सूर्य का डायरेक्ट संबंध है सप्तमी तिथि से। बाकियों की भी मैं बता दूंगी तिथियां, कौन से ग्रह की कौन कौन सी तिथियां, सब उल्टी पुल्टी हैं। लेकिन क्या मतलब है, क्योंकि जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुंडली से ही चीजें बदल जाती हैं। अब मुझसे बहुत से लोगों ने बोला मूलांक का बनाइए, मूलांक का मैं नहीं बना सकती, मेरी आत्मा गवारा नहीं करती, क्योंकि ये काम गलत है। अब मैं एक मूलांक बोलूं सूर्य का नंबर है, जो कि झूठ है, मुझे पता है झूठ है, क्योंकि मैंने इतना पढ़ लिया है। क्योंकि मुझे बेसिक नॉलेज भी होता है यार, एक बेसिक नॉलेज होता है कि मतलब हमारे यहाँ तो सप्तमी तिथि को पूजा होती है, तो भाई कैसे 1 नंबर हो गया सूर्य का? बर्थडे तो उनका सप्तमी तिथि को आ रहा है, तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं मिल रहा मुझे। और हर सप्तमी तिथि, हर महीने की 2 सप्तमी तिथि आती है और सारी सप्तमी पे सूर्य देव की पूजा होती है। वैसे तो रोज ही होती है, रोज अर्घ दिया जाता है सूर्य देव को, लेकिन स्पेशली सप्तमी तिथि पे उनके नाम का व्रत रखा जाता है, या नदियों में उनके नाम की डुबकी लगाई जाती है, उनकी पूजा की जाती है पवित्र नदियों में। अब ये महान लोगों को, इंस्टाग्राम के या यूट्यूब के लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि वो एक्चुअली क्या करते हैं, वेस्टर्न को उठाया, इंडियन को उठाया, उसको मिक्स करा और दे बत्ती मिला रहे और हाउस वाइज मिला रहे हैं। शनि 1st हाउस में होंगे तो ये हो जाएगा, 2nd हाउस में होंगे तो ये हो जाएगा, 3rd हाउस में होंगे तो ये हो जाएगा। एक्सपेक्ट वगैरह का कोई लेना देना नहीं है, डिपॉजिटर का कोई लेना देना नहीं है, त्रिकोण का कोई संबंध नहीं बिठा रहे, डिग्री का कोई पता नहीं है, कुछ भी। और फिर प्रेडिक्शन गलत हो जाते हैं। सामने वाला बोलता है अरे यार हमारे साथ तो ऐसा है ही नहीं, कुछ भी हमारा मेल नहीं खा रहा, आपने क्या बता दिया। तो जो पुराने ज्योतिष होते हैं वो ज़्यादा कारगर हैं, वो बिल्कुल सटीक बताते हैं। अगर आपको वास्तव में किसी से कुंडली दिखवानी हो तो सीरियसली बता रही हूँ, जो वैदिक ज्योतिष होते हैं ना पुराने, आप उनसे बात कीजिए, आप उनको कुंडली दिखाइए। वो बहुत हद तक, क्योंकि वो पंचांग को लेके चलते हैं,
और उन्हीं से दिखाना सही भी है, क्योंकि वो पंचांग को समझते हैं, उनको गणनाएं करना आती हैं, उनने सीखी है। तो जो पुराने लोग हैं, जो बहुत अच्छे ज्योतिष हैं, ठीक है, आप उनसे उनको प्रिपेयर कीजिए। फालतू के लोगों को आप वेटेज मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको भटकाएंगे, आपसे पैसे हटेंगे, क्योंकि यही चल रहा है। इनकी फीस देख लो, उनकी 3,000, 10,000, 5,000, और आता जाता है ना घंटा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता। मुझे हंसी आ रही थी, एक भाई साहब बोल रहे थे कि बुध जो है 10वें स्थान में अच्छे परिणाम नहीं देते। तो भैया मुझे ये बता दो, बुध कौन से स्थान में अच्छा परिणाम देते हैं? बुध 6 स्थान में अच्छा परिणाम देते हैं। भाई कन्या का परमानेंट हाउस है बुध का, ये सबसे बेस्ट रिजल्ट जो बुध है 6th हाउस में ही देते हैं। बुध अगर 6th में होंगे ना, उन्हें खराब नहीं माना जाएगा, वो बहुत अच्छा, क्योंकि वो तो परमानेंट हाउस ही कन्या का है ना। वो टेम्पररी तो आप किराएदार हो, कोई भी आ गया, लेकिन मालिक तो मैं ही हूं। तो अब किराएदार के घर में मालिक आ जाए तो मालिक की चलेगी। मालिक ने बोला भाई खाली करो, खाली करो, हमारा घर है, हम जैसा चाहेंगे वैसा करवाएंगे। तो ये कहानी है। और बुध जैसा ग्रह चालक, चतुर, तो इस तरह की चीजें। और एक ने बोला था कि मंगल अष्टम में अच्छे नहीं होते, पता नहीं कौन है ये लोग। मंगल की वृश्चिक राशि ही है, अष्टम हाउस की राशि है मंगल की, वो अष्टम में अच्छे नहीं होते क्या? और एक बोल रहे थे बृहस्पति 12वें हाउस में अच्छे नहीं होते। मीन राशि बृहस्पति की है, बृहस्पति खुद की राशि में ही अच्छे नहीं है, बुध अपनी राशि में ही अच्छे नहीं है, मतलब अपने हाउस में अच्छे नहीं है, बृहस्पति अपने हाउस में अच्छे नहीं है, मंगल अपने हाउस में अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि आप डरोगे नहीं तो वो कमाएंगे कैसे? जबकि बुध 6th हाउस में अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, बृहस्पति 12th हाउस में अच्छा रिजल्ट देंगे, जब तक बहुत बुरी दृष्टियां, बहुत ज्यादा ग्रहों की दृष्टियां, खराब ग्रहों की दृष्टियां ना आ जाए। मंगल का भी सेम है, बुध का भी सेम है, वो तो किसी भी हाउस में ऐसे ही होगा। खराब ग्रहों ने देख लिया, मल्टीपल प्लैनेट्स खराब हैं, उन्होंने देख लिया, तो वो तो रिजल्ट खराब कर ही देंगे भाई साहब। इसमें कुछ हम कर नहीं सकते ना, तो तब तो रिजल्ट खराब ही आएंगे। लेकिन मान लीजिए कि ये तो बहुत कोई शुभ ग्रह देख रहा है या कोई ग्रह देख नहीं रहा है और आराम से बैठे हुए हैं, तो ये तो अपना ही रिजल्ट देंगे भाई, और उस हाउस से रिलेटेड उनका रिजल्ट जो अच्छा वाला होगा वो ही देंगे। ऐसे नहीं होता। आप फालतू का लोगों को डराते रहते हैं, लोग बिना मतलब का डराते हैं, ठीक है, और वो बेचारे इतने डर जाते हैं कि डर के मारे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, डर ही तो बिकता है, सच नहीं बिकता, डर बिकता है। सच बोल दोगे कि हाँ बस 1-2 प्लेनेट खराब हैं, इसको आप ऐसे से सही कर लोगे, तो अरे मजा नहीं आया। डराओगे, सामने वाला डर के करेगा, ऐसी कहानी चल रही है। तो ये लोग इस तरह से हथकंडे अपनाते हैं, कुछ है। और बहुत सारे जो ज्योतिष हैं पुराने वाले, मैं अगेन बोलूँगी, जो पुराने लोग हैं, थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, आप उनके पास जाइए, उनसे दिखाइए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उनको पंचांग का भी नॉलेज होता है, ज्योतिष का भी नॉलेज होता है। और मैं अगेन बोलूँगी, सारे पुराने वाले भी अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो आप सोच समझ के थोड़ा अच्छे ज्योतिष को कंसल्टेशन लेना चाहिए, ताकि वो आपके बारे में, अगर वो भूत अच्छा बता पाता है, प्रेजेंट सही बता रहा है, तो वो भविष्य भी सही बताएगा। तो आप उससे अपना भूत पहले पूछिए, क्योंकि जो चीज़ आपको पहले से पता है, फिर आप उसके बारे आप उससे प्रेजेंट पूछिए। क्यों? क्योंकि उसे पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये बता पाएगा या नहीं, और फिर उससे भविष्य पूछ लीजिए, उसकी सटीकता पता चल जाएगी। आप उसके परसेंटेज आप निकाल सकते हो, ये कितना सटीक बता रहा है।
तो ये तरीका है इन्हें पहचानने का। आप पहले से जाके क्वेश्चन पूछ लो कि मेरा ये नहीं हो पा रहा, तो ज्योतिष का मतलब ही क्या है भाई? आपने खुद ही क्वेश्चन पूछ लिया। मैं मानती हूँ कि क्वेश्चन पूछे नहीं जाने चाहिए ज्योतिष में। क्वेश्चन आप खुद बताओ, समस्या आप खुद बताओ, अच्छा सही गलत आप बताओ। आप सामने वाला आपके पास आ रहा है और वो आपको समस्या बताने बैठ जाए, आप पहले समस्या बता दो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। फिर क्या मतलब ऐसे ज्योतिषी का? आप कुंडली खोल के आपको समस्या नहीं पता चल रही है, आप क्या कर रहे हो? आप क्या भविष्य बताओगे, या आप क्या भविष्य जान पाओगे? कि आपको सच बताना, मतलब क्वेश्चन नहीं बताने पड़ रहे हैं सामने वाले को कि मेरे को ये दिक्कत है, बता दीजिए ये वाला हो पाएगा या नहीं। तो आप डिसाइड कीजिए, यू हैव टू डिसाइड फॉर दिस। एंड थोड़ा वीडियो लंबा है तो आप थोड़ा सा सोच समझ के काम कीजिए। राधे राधे, धन्यवाद।